अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक और खैर-खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन का। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और ये लेक्चर देखने के बाद आप असाइनमेंट 1 जो है वो अपलोड करेंगे, राइट? एलएमएस के ऊपर। तो इससे पहले मैं क्योंकि ये कोर्स पढ़ा चुकी हूँ तो मैंने ये वाला लेक्चर पहले भी रिकॉर्ड कराया था, लेकिन अब जो है वो मैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो पुराने वाला लेक्चर जो है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा बिकॉज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको उस लेक्चर में से समझ में आएँगी, ठीक है? तो अभी मैं ये कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगी हूँ, ताकि आप इसको गौर से पढ़ लें और आपके लिए असाइनमेंट 1 करना आसान हो जाए। So let's look at the contents for today's lecture। जी, ठीक है जी। राइट, तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये मैंने आपको बताया है कि कहाँ से मैंने ये किया है और ये मेरा पुराने वाला लेक्चर और इधर मैं जो अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड करा रही हूँ, इसका भी मैं आपको लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी, लेकिन पुराना लेक्चर भी मेरा देख लीजिएगा। क्योंकि उसके अंदर मैंने बड़ी क्लियरली बताया हुआ है कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? और डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ लें आप। याद रखें कि इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो और मैक्रो दोनों जो हैं वो इकोनॉमिक्स का जो है वो दे आर द मेन पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स आप कंसिडर कर सकते हैं। एक और छोटा पार्ट भी जिसे हम मीज़ो लेवल कहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स कहते हैं, बट दे आर स्मॉलर एरियाज़। जो मेजर एरियाज़ हैं, वो 2 ही हैं इकोनॉमिक्स के, जो कि मैक्रो और माइक्रो हैं। माइक्रो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये उसका दूसरा पार्ट है, व्हिच इज़ मैक्रो, राइट? तो इसलिए एट द हार्ट ऑफ इट, वेदर इट्स माइक्रो और मैक्रो, लाइज़ स्केर्सिटी, ठीक है? इट्स अ स्केर्सिटी साइंस, which lets you understand the economic problem, because you see there are unlimited wants and limited resources. We've discussed that, और उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से फिर जो कंज्यूमर्स हैं, उनको और प्रोड्यूसर्स को भी या इकोनॉमिक एजेंट्स जिनको हम कहते हैं, उनको ट्रेड ऑफ करनी पड़ती है, एक्सचेंज करना पड़ता है। एंड बिकॉज दे आर यूजुअली रैशनल थिंकर्स, सो दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर मार्जिनल बेनिफिट ओवर द मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वेदर मैक्रो और माइक्रो, लाइज scarcity. But in macroeconomics we cover some different topics. ये जो हैं ये टॉपिक्स जैसे माइक्रो के जो कोर्स में भी आपने पढ़े थे, हमने मार्केट के बारे में पढ़ा, मार्केट सिचुएशंस, डिमांड सप्लाई और द मार्केट प्राइस, ठीक है? द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, ये याद करें आपने, ये हमने सब पढ़ा था। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब हम नेशनल इकोनॉमी की बात करेंगे और एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, which means that demand which is created by all the economic agents taken together, right? तो जो ये वाला हिस्सा है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से आप यही बात बताएंगे कि एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज स्केसिटी। तो आपने जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, जो इकोनॉमिक्स की साइंस है उसी का एक हिस्सा, when which we in which we consider the aggregate level, or you can say all the activities taken together by all the agents, that's macro, right? तो इसलिए जो लिंक है मैक्रो और मैक्रो का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट द हाउसहोल्ड्स, बिहेवियर ऑफ हाउसहोल्ड्स and producers individually, that is that if you can consider that as the micro level, and when you add them all together, ठीक है, and you you know अच्छा, बीच का जो लेवल है, जो टोटल एग्रीगेट लेवल है, इसको हम मैक्रो लेवल कहते हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम कहेंगे वो माइक्रो लेवल का ऐसा हो गया, और जो इनके बीच का लेवल होता है, जिसको इंस्टीट्यूशनल लेवल भी कहा जाता है, वो जो है वो उसको हम मीजो भी कई दफा कहते हैं। सो इनके बीच के अंदर एक कनेक्शन है। सो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट एब्सोल्युटली separate from one another, but they are linked to one another.
right? And they are linked through these institutions which link these two together, right? Therefore, macroeconomics and microeconomics, they complement one another and they are linked through institutions, right? अच्छा, उसके बाद terminology, yes, the focus of both these, branches of economics is a little different, and the terminology used is a little different because here we are in macro, we were looking at the behavior of households and producers, right? तो इसलिए हम बात करते थे डिमांड की, सप्लाई की, जहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई और उसकी प्राइस और क्वांटिटी देखते थे। जब हम ये सारी सेक्टर्स को ऐड कर लेंगे, वो नेशनल इकोनॉमी बन जाएगी। सो दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट द इन ऑल द सेक्टर्स टेकन टुगेदर, तो वो उसको हम मैक्रो लेवल कहते हैं, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे जैसे कि जो है डिक्रीज़ इन डिमांड की बात हो रही होती है, ये मैंने आपको कराया था डिक्रीज़ इन डिमांड, ठीक है? Not quantity demanded, but decrease in demand. We discussed it when we were studying the course on microeconomics, right? तो उसमें हमने डिक्रीज इन डिमांड देखी थी। यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड नहीं, रिसेशन कहा जाता है जब ओवरऑल ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैव डिक्रीज डिमांड, तो उसको रिसेशन कहते हैं। इसी तरह इन्फ्लेशन। तो ये जो सारे टर्म्स हैं, ये मेरे पिछले वाले लेक्चर में क्लियरली, जो पिछले वाले लेक्चर जो यहाँ पे मैं लिंक शेयर किया हुआ है, वो राइट, ये जो पिछला लेक्चर है इसका लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, या इसमें आपको इन सारी टर्मिनोलॉजीज को मैंने ग्रेटर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस इज ओनली बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल households and producers, so therefore we talk about the demand of a particular commodity, quantity demanded and decrease in demand of a particular commodity, right? इसी तरह the increase in supply and decrease in supply, but जब हम ओवरऑल इकोनॉमी को लेते हैं तो हमारी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, और यही हम ओवर द कोर्स स्टडी करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एवरेज प्राइस लेवल्स, नेशनल आउटपुट, ठीक है, जैसे जीडीपी भी कहा जाता है, रिसेशन एंड इन्फ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दे आर दी मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5 E's हैं। यू कैन कंसिडर दीज एज द सॉल्यूशंस और यू कैन कंसिडर दीज as the goals of macroeconomics. And what are these? Economic growth, that overall जो आपकी national economy है, उसमें more economic activity, उसको economic growth कहते हैं। Equitable economic development means that the economic activity should increase certainly, but then everybody should be getting benefit out of it, and there should be uh, improvement in the life of the average person, right? Here, employment is a very important part. Increase in employment, full employment. Whoever wants to work can find work. So that's a very important goal of macroeconomics. Efficiency is a very important goal of macroeconomics. Okay? This is one of the 5 E's. So these are goals. मैंने यहाँ पे solutions लिखा हुआ है. Solutions is also जो problem है, economic problem है, उसकी ये 5 you can say solutions हैं या 5 E's हैं. There can be others as well, लेकिन इसको इस तरह भी conceptualize किया जा सकता है। Efficiency एक और important goal है macroeconomics का। So you do all these things to get allocative and productive efficiency. Allocative का मतलब ये है कि वो sectors जो है वो ज़्यादा grow करें economy के, जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, ठीक है? तो allocative efficiency, ठीक है? Allocative efficiency as well as productive efficiency. And then economic stability, which means कि economic growth हो लेकिन sustainable हो या resilient हो। अगर आपकी इकोनॉमी resilient है तो उसका मतलब ये है कि there are bad patches always for every country, for every economy, there are always bad patches. But if you have certain, um, you know, um, um, if there is resilience, it means that you bounce back. It means that the turnaround is possible even if you hit rock bottom. Problems आती हैं इकोनॉमी में, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत सारे मसाइल हैं, तो लेकिन आप बाउंस बैक करने की एबिलिटी होना, सो दैट इज ऑल्सो
द गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमीज अगर प्रॉब्लम का शिकार हो भी जाए तो वो वापस जो है वो अपनी जो है वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को अचीव कर सकें, दे कैन कम बैक एंड मेक अ टर्न अराउंड, राइट? तो ये पांच, these are the five important E's, or these are the five important goals of macroeconomics. So you study all these things in order to achieve these five goals, right? Okay. अच्छा जी, ये सब चीज़ तो ये मेरे मेरे पिछले वाले लेक्चर में भी कवर्ड है। यहाँ पे मैंने ये ज़रा नई चीज़ ऐड की है, ये भी मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको याद हो। कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम्स, यू कैन आल्सो कॉल देम मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम्स। सो जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उन वो 2 किस्म के हो सकते हैं, ओके? दीज़ आर ऑपोज़िट, मैंने आपको बताया था, दीज़ आर ऑपोज़िट टू वन अनदर। uh, different ways in which the economic systems produce and distribute uh, goods and services. ठीक है? So these are the different systems through which goods are produced and consumed and distributed, right? तो एक सिस्टम जो है वो है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम। इनको प्लान्ड इकोनॉमीज भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना है, उसका जो सिस्टम है वहाँ पे वो प्लान्ड इकोनॉमी है जहाँ पे बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट का, और इतना प्राइवेट सेक्टर या फ्री मार्केट जो है उसका कॉन्सेप्ट उस किस्म का नहीं है जैसा कि आपको दूसरे ममालिक में मिलता है, ठीक है? हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, हर चीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जो कैपिटलिस्ट निज़ाम है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूरोप की भी कुछ ममालिक में है, वहाँ पे, बट बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिस्टम है उसको हम कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं, कैपिटल निज़ाम कह सकते हैं या सिस्टम कह सकते हैं, ठीक? यहाँ पे मार्केट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता, राइट? इसीलिए इसको फ्री मार्केट कहा जाता है, ठीक? तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है या कैपिटलिस्ट ट्रेडिशन है। सो कम्युनिस्ट सिस्टम का रीज़न ये है कि दे वांट कि जी इक्विटी आए, ठीक है? इक्विटी आए यानी कि मुल्क लोग सारे लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचे इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ये उनका मेजर पर्पस है, और इसलिए बहुत बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये आपको मैंने एडम स्मिथ के बारे में तो बताया था, उसने ये सजेस्ट किया था कि मार्केट का एक इनविजिबल हैंड होता है, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इफ लेफ्ट टू देमसेल्व्स, they are both rational, so they can make good decisions for themselves, and they can resolve the economic problem on their own. So the government does not need to tell how much to produce, at what price to sell, etc. The market can do it on its own, right? So इस निज़ाम को कैपिटलिस्ट निज़ाम भी कहते हैं, जिनको सोशलिस्ट ने बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि नहीं, इस निज़ाम में तो ये है कि द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर। सो दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम का भी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है तो फ्रीडम तो नहीं हो सकती ना। सो ईच ऑफ दीज सिस्टम्स हैज देयर प्रोज एंड कॉन्स, बट द फैक्ट इज कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है हम उसी को स्टडी करते हैं, क्योंकि जो अमेरिका, मोस्ट ऑफ द बुक्स दे आर which we study, they are written by the uh, वेस्टर्न ट्रेन्ड इकोनॉमिस्ट। तो बेसिकली हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो कैपिटलिस्ट थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए कई दफ़ा जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो चाइना की सक्सेस को स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती चाइनीज़ मॉडल की,
इसलिए क्योंकि वो कैपिटलिस्ट लेंस से एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है। जैसे कि जो सोशलिज्म का मॉडल है, उससे उस हिसाब से अगर आप कैपिटलिस्ट निज़ाम को देखेंगे तो आपको सिर्फ़ बुराइयाँ ही नज़र आएँगी। इसी तरह जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको उसके लेंस से आप सोशलिस्ट निज़ाम को देखेंगे, चाइना को देखेंगे, सिर्फ़ बुराइयाँ ही नज़र आएँगी। Because these two systems are poles apart. As you can say, they are poles apart, right? Because this is a planned economy and this is a free market economy. But हम जो है वो capitalist system को देखेंगे. अब capitalist system के अंदर भी जो capitalist जो economics है, उसके अंदर भी दो schools of thought है. तो macro economics के दो basic schools of thought हैं. Again, both of them represent the capitalist tradition and capitalist way of thinking. But even within this way of thinking, there are two very different schools of thought, and one is called as the classical, and the other is the Keynesian school of thought. इसको हम मैं throughout this course I will refer back to it again and again. ठीक है? जो classical thinking है वो basically शुरू की एडम स्मिथ ने, जिसका के काम जिसका थोड़ा बहुत आपको याद हो, बल्कि करें अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर में जाके देखना, मैंने इसको बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। हमने इनविजिबल हैंड वगैरह को बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप वहां पे देखें कि वो कहता था कि इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट इज परफेक्ट, यानी नोबडी नीड्स टू टू यू नो ट्राई टू चेंज एनीथिंग विद इन द मार्केट सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। दे शुड बी लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आइडियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन और आइडियल लेवल ऑफ प्राइसेस के ऊपर आ जाएगी मार्केट इफ लेफ्ट टू इटसेल्फ। लेकिन जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि ऐसा नहीं होता, शॉर्ट रन में एटलीस्ट। वो कहता था जी ये तो बहुत लॉन्ग रन में तो एडम स्मिथ ठीक कहता है, लेकिन लॉन्ग रन में कौन रहता है? यू सी, we will die in the long run. That is also a problem. So in the long run, John Maynard Keynes did not disagree with Adam Smith, but he said in the short run, जो है वो जो markets हैं वो they take time to adjust, और because ये adjustment process जो है वो it takes time, so it means it's not perfect. And it's not perfect, and therefore government spending is required at particular times. You see, John Maynard Keynes, ये Adam Smith जब लिख रहा था तो it was a time where the production was high, industrialization का जमाना था, पुराना जमाना था। 1776 में इसने लिखा, लेकिन उस वक्त यूरोप के अंदर बड़ी रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रही थी। जॉन मेनार्ड कीन्स जो है, ही रोट इन द 1930s, और ये वो टाइम था जब यूरोप के अंदर when he was writing, what happened is that उस वक्त यूरोप के अंदर एक डिप्रेशन आई हुई थी, विच मीन्स वेरी लो प्राइसेस, वेरी लो प्रोडक्शन, वेरी वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो उस जमाने, उस वक्त में उसने कहा कि ये इस किस्म की जो डिप्रेशन है, इट शोज दैट द मार्केट इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, एंड समटाइम्स दे आर कंडीशंस वेयर द डिमांड नीड्स टू बी स्टिम्युलेटेड, एग्रीगेट डिमांड नीड्स टू बी स्टिम्युलेटेड। ये एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, तब भी मैं इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट को कंपेयर करूंगी। थ्रू आउट मैं इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट को जो है वो कंपेयर करती रहूंगी। लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि लॉन्ग रन में दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो कैपिटलिस्ट थिंकिंग को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स वाज नॉट अ सोशलिस्ट, राइट, but he did say that government spending can stimulate demand and increase consumer income. Whereas जो एडम स्मिथ के मानने वाले हैं, उस वो ये कहते हैं कि नहीं, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है इट इज नॉट गुड, इनफैक्ट इट इज डेट्रीमेंटल। गवर्नमेंट का काम मैं बेसिकली
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, या अगर एक्सटर्नैलिटीज हैं या मार्केट पावर है उसको एड्रेस कर ले, बट अदर देन दैट उसको डिमांड स्टिमुलेट करने की तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दैट्स डेट्रिमेंटल। वेयर एज जो जॉन मेनर्ड कीन्स था वो कहता था कि नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होनी चाहिए और उसका फायदा होता है। इसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग को फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, और जो स्टेट बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो वो कहते हैं फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी हम इस कोर्स में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका जो है ये शॉर्ट रन में आपको फायदा दे सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और जो है इवन अगर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो अ, अम, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी कोई बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती। इन द शॉर्ट रन वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती, राइट? तो ये जॉन मेनार्ड कीन्स कहता था कि वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होती, वेयर एज द क्लासिकल सेट कि नहीं, ये जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, इट इज मोर देन दीज थिंग्स व्हिच द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग। सो गवर्नमेंट इसके ऊपर पैसा जाया ही करेगी, उसका फायदा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि डिमांड स्टिमुलेट नहीं होगी। तो ये जो स्कूल्स, दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, क्लासिकल एंड कीन्सियंस, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं, but basically these two schools of thought, they are also conflicting with one another. Of course देखें, जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, वो तो सिस्टम्स ही डिफरेंट है ना, पोल्स अपार्ट, बट यहाँ पे भी थिंकिंग में काफी फर्क है। ये जो खास तौर पे जो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज, ये कीन्स जो है वो सजेस्ट करता है कि ये होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को जो है वो डिमांड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो क्लासिकल्स है वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस ये बाकी चीजें मेंटेन रखें, और मिनिमम टैक्स रेट रखें, और मिनिमम साइज ऑफ द गवर्नमेंट रखें, तो दैट्स द बेस्ट। अब विच साइज इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, ये तो कोई नहीं कहा जा सकता। यू हैव टू मेक अप योर माइंड, और ओवर द कोर्स आपने देखना है कि केन्जियंस का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा आपको जो है वो लगता है कन्विंसिंग के क्लासिकल्स का, बट दीज टू स्कूल्स ऑफ थॉट they differ from one another, but they both represent the capitalist tradition. All right. So ये देखें, हमने अभी तक मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब हम जो इसका लास्ट पार्ट है, विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं लिखा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ दीज आर माय yeah, this is I have taken it out of literature, but I have put only those things which I find are uh, they describe the situation in Pakistan the best. Okay? So I have adapted literature, and I have condensed it and put for यहाँ पे मैंने आपको ये लिख के दिया है, एक जिस्ट लिख के दी है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक उनमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस भी आते रहते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, और ये मेरा वर्ल्ड व्यू है, या मेरा मेरा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की इकोनॉमी पे को जिस तरीके से मैं देखती हूँ वो ये है। आप लोग इसके अलावा भी सोर्सेज देख सकते हैं। मैंने रेफरेंस बुक्स में जो है वो अकबर जैदी की किताब का जिक्र किया हुआ है, जो कि पर्टिकुलरली पाकिस्तान के केस को बड़ी डिटेल में देखती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देती है। यहाँ पे मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं डिस्कस किए हुए। मैं एक जनरल आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी है वो उसमें किस तरीके से हिस्टोरिकली उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, और फ्यूचर में अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसमें टर्न अराउंड लेके आना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या एरियाज, हमारे स्ट्रेंथ्स कौन-कौन से हैं, राइट? तो लेकिन उसको ये आप लोग बहुत गौर से पढ़िएगा। वजह ये है कि मईशत, राइट, इकोनॉमी को उर्दू में मईशत ही कहते हैं। हर कोई आजकल मईशत डिस्कस कर रहा होता है, और जो खास तौर पे मुझे जो एंकर्स हैं वो दे आर गिविंग देयर ओपिनियंस, उनकी मुझे नहीं पता कि
के मैक्रो इकोनॉमिक्स की कितनी उनको अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हर किसी का जो है वो ओपिनियन वो देते हैं एज़ एन एक्सपर्ट। सो विद अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स आई सपोज़ कि मैं कुछ हद तक तो ये क्लेम कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत इकोनॉमी को शायद बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की सिचुएशन में हूँ। आई दिस इज़ बाय नो मीन्स the final word, but this is the way I look at it, how the economy in Pakistan has evolved since the time. ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये लोग समझो कि आपको लगेगा कि मसाइल जो हैं वो अभी क्रिएट हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे और एट द टाइम हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो तब भी हमें बहुत सारे मसाइल थे। ऑब्वियसली एक न्यूली बॉर्न कंट्री एंड उसके बाद हमने अपना स्टेट बैंक एस्टैब्लिश किया और हमने हमारे जो आबाओ अजदाद थे, ऑब्वियसली हमसे पहली जनरेशन्स की बात हो रही है, वी राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले उन्होंने हमें आज़ादी लेके दी और फिर आज़ादी को जो है वो सेफगार्ड किया बाय एस्टैब्लिशिंग रोबस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब एटलीस्ट कोशिश उन्होंने ज़रूर की। तो वो इंडिपेंडेंस के बाद एक मुल्क को चलाना, इतने सारे प्रॉब्लम्स, रेफ्यूजी क्राइसिस, दिस दैट, वो मैंने डिस्कस नहीं किया। 1950s का मैंने कोई डिस्कस नहीं किया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के जो पहले 10 साल थे वो बहुत क्रिटिकल थे और वो थ्रू अ लॉट ऑफ एफर्ट वो जो है वो टाइम गुज़ारा गया और बाय द टाइम 1960s आए, 50s के अंदर तो ऑब्वियसली राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस एक 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 क्राइसिस का माहौल था ही। लेकिन बाय द 1960s हमने कुछ हद तक अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो है वो रिज़ॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे थे और बात ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही थी और यकीनन ये 60s वो टाइम है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। हमारे सारे के सारे सेक्टर्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे और दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तान की तरफ देखते थे, जो 1960s का पाकिस्तान था उसकी तरफ देखते थे। क्योंकि हमारे डैम्स बन रहे थे और इसी तरह हमारे प्राइवेट बिजनेसेस जो थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रही थी, एग्रीकल्चर हमारा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था बैक इन द 1960s। अब जब हम अपने स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, हम नेगेटिव ग्रोथ, तो ये बात समझ लें कि हम में वो पोटेंशियल है शायद कि हम दोबारा से उस लेवल पे ग्रो कर सकें, राइट, बिकॉज दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। So after covering that crisis of right after independence 50s का 60s के अंदर हमने इम्प्रूवमेंट तो आई, लेकिन इस जमाने का जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो ये कि उस वक्त ये वो टाइम था जब के पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, राइट। अयूब खान वाज द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड सो ही वाज अ मिलिट्री पर्सन और मिलिट्री रूल था उस वक़्त और 43 फैमिलीज़ कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर राइज़ की और बाकी जो था वो फ्रूट्स ऑफ दिस ग्रोथ दे वर नॉट बीइंग एन्जॉयड बाय द एवरेज पाकिस्तानी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था 19 और बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ क्रिएट हो रही थी और इसीलिए आपको पता है कि 1970 के अंदर ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी, इसकी वजह से बांग्लादेश क्रिएट हो गया और जो हमारा ईस्टर्न विंग था वो हमसे अलग हो गया। सो अगेन हम क्राइसिस के अंदर आ गए। 60s के अंदर 1965 की वॉर तो पाकिस्तान के साथ चल रही थी, लेकिन ये बात याद रखें कि 60s में एक लेट्स सी एक एक चीज़ जो की पाकिस्तान ने वो ये कि वी साइडेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ने उस वक़्त हम हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा पंप किया थ्रू लिटरली डोनेशंस। डोनेशंस का मतलब वो लोन्स नहीं, देखिए लोन्स तो हमारे लिए क्राइसिस बन गया ना लेटर ऑन। तब वो टाइम था जब पाकिस्तान ने में पैसा डाला यूनाइटेड स्टेट्स ने बिकॉज़ यूनाइटेड स्टेट्स वांटेड पाकिस्तान टू बी ऑन देयर साइड। व्हेयरएज़ इंडिया एट दैट टाइम बाय द वे वाज़ विद रशिया। ये वो टाइम है जब कोल्ड वॉर थी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर। तो पाकिस्तान साइडेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वो अच्छा हमारे लिए टाइम इसलिए गुजरा, यूनाइटेड स्टेट्स से हमें बहुत सारी डोनेशंस दी। मसला ये हुआ कि वो डोनेशंस की हमें हो गई आदत
ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे बड़ा आपको क्लियरली लिखा है कि हमारी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी 1960s की, सवाल ये है कि हम उसको सस्टेन क्यों नहीं कर सके? अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस बात को नोबडी टेक्स दैट अवे, दैट आवर परफॉर्मेंस वाज़ गुड, बट यू सी द परफॉर्मेंस और हमारी इकोनॉमी का के अंदर जो इम्प्रूवमेंट थी, वो अगर डोनेशंस की वजह से आ रही थी, फॉरेन असिस्टेंस की जो डोनेशंस ही होती है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की, तो हमारी तो डिपेंडेंसी हो गई ना यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कि वो हमें पैसा देता रहे तो हम जो है वो हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, तो ये कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता तरक्की का। तो 1960s के अंदर यस वी वर डूइंग वेरी वेल, partly because of the foreign assistance and partly also because this was a time where there was a good human resource in Pakistan, and our institutions, some of them not political but the other जो आपकी institutions हैं, आपकी गवर्नमेंट के ऑफिसेज जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या सिविल सर्विस कहते हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ठीक है, और मैनेजमेंट ओवरऑल जो थी it was done quite well during that time, ठीक है, तो इसलिए इसको कई दफा गोल्डन ईरा भी कहा जा सकता है। ऑफ कोर्स सम इकोनॉमिस्ट डिसएग्री विद दैट, दे से कि नो इट वाज अ टाइम जब हमें आदी बना दिया गया डोनेशंस का, बट आई इफ यू आस्क मी दैट ओवरऑल आई थिंक दैट वाज अ गुड टाइम फॉर पाकिस्तान। तो 1960s, लेकिन हम इसको सस्टेन नहीं कर सके 1970 के अंदर, क्योंकि डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा आ गई, तो 70s के अंदर बांग्लादेश अलग हो गया और जुल्फिकार अली भुट्टो की आ गई। अब जो पहले आपका जो था वो एक कैपिटलिस्ट जो था वो एक बड़ा क्लियर कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन थी, वो चेंज होने लगी टुवर्ड्स अ मोर सोशलिस्ट ओरिएंटेशन ड्यूरिंग जुल्फिकार अली भुट्टो। सो आप ये देखें कि कोई भी एक निज़ाम हमने ऐसा नहीं चलाया जो कि हमने खुद से हमने इवॉल्व किया हुआ हो, राइट? तो क्या है कि वो जो है वो बिल्कुल उसका ऑपोज़िट लेके आ गया, व्हिच इज़ अ सोशलिस्ट एजेंडा। उसने क्या किया कि इतने सारे जो हमारी प्राइवेट सेक्टर थी, हमारे जो फ्री मार्केट थी, उसमें जो इन्वेस्टर्स थे, ठीक है? या वो जिनके के ओनर्स थे ऑफ द बिज़नेसेस एंड इवन द लैंडलॉर्ड्स, उनको इसने जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसने काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन उसने लाई कि नहीं, जो कॉमन पर्सन है उसके राइट्स को इंश्योर करना चाहिए, लेकिन ही डिड दैट बाय नेशनलाइजेशन। क्या किया कि टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने, तो ये तो एक सोशलिस्ट किस्म का ही एक निज़ाम हो गया ना, काइंड ऑफ सोशलिस्ट निज़ाम ही हो गया। इसको खैर वो not completely but to some extent he had a socialist agenda, but we would say कि इस सब के बाद जो है पावर्टी कम होनी चाहिए, इनकम इनक्वालिटी कम होनी चाहिए, हुआ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 70s के अंदर बड़े अच्छे नारे लगे, बड़े लोगों ने कहा रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन क्या उसका आउटकम हुआ कि इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर की। वो वजह ये है कि भुट्टो मे हैव बीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, and certainly he had a vision. He was, I would agree that Zede Bhutto was a visionary person and he believed in what he said, ठीक है? Not taking that away, and fact of the matter is that during his time also हमारा शुरू हुआ था हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, और आई सपोज के अगर हम प्रॉबली हमारे जो पॉलिटिकल फ्रंट पे, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे ये हमारे लिए बहुत, हमारी नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और सिक्योरिटी के लिए हमारा डिफेंस को इसने जो है उसके लिए ही रियली इन्वेस्टेड अ लॉट, so not taking that away from him, but despite all these things, despite being a nationalist, despite saying that he is going to work in the favor of the poor, actually it didn't happen at all. Actually the income inequality then increased, so इसने भी जो सिस्टम लेके आया वो कोई सस्टेनेबल सिस्टम नहीं था, और पाक रुपी की वैल्यू जल्दी गिर रही थी अगेंस्ट द डॉलर, बिकॉज ऑब्वियसली पहले बहुत ज्यादा पैसा इंजेक्ट
इलेक्ट हो रहा था ड्यूरिंग दी 1960s, उसके बाद व्हेन ही से जब इसने एक नेशनलिस्ट एजेंडा लेके आया तो पैसा जो था वो आना का खत्म हो गया। एंड बिसाइड्स ही वाज आल्सो जो गुड गवर्नेंस थी ना 1960s के अंदर, द गवर्नेंस क्वालिटी वाज गुड, ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज वर गुड बाय द स्टेट, बट in the 1970s this management deteriorated। उसका रीजन ये है कि ZA Bhutto, for all his national achievements on the of reuniting the country after separation from Bangladesh, and uh, despite that, he did not run the economy very well, and he tried to empower himself, and जो management system है या bureaucracy है उसको इसने पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, और यहीं से पोलिटिसाइजेशन शुरू हुई ऑफ द पब्लिक सेक्टर मैनेजर्स, जो कि बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे इदारे थे वो यहाँ वीकन होने शुरू हुए। हमारे इदारे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन थे 1960s से, और उसके बाद से वो आहिस्ता आहिस्ता वो वीक से वीक होते चले गए। 1980s में फिर क्या हुआ कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो को ओवरथ्रो कर दिया फिर से एक जनरल ने, व्हिच हिज नेम वाज जनरल जियाउल हक, ठीक है, और उसने कहा कि नहीं, जो पॉलिसीज थी भुट्टो की वो गलत थी, और हमें जो है वी नीड टू गो बैक टू दी वी नीड टू गो बैक टू द कैपिटलिस्ट मॉडल अगेन। और ये वही टाइम था 1980s में जबकि अफगान वॉर शुरू हो गई, तो दोबारा से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, और फिर से उनका जो है वो डोनेशंस और पैसे वो सब चीजें आना शुरू हो गई, ऑफ कोर्स एट द सेम, क्योंकि वो अफगान क्राइसिस में दे वांटेड के पाकिस्तान जो है वो यूएसएसआर के अंदर जो अफगान मुजाहिदीन थे उनकी उनकी सपोर्ट करे। अच्छा, तब तक तालिबान नहीं थे, तब तक इनको मुजाहिदीन कहा जाता था, क्योंकि हम 1980s की बात कर रहे हैं। लो जी, 1980s के अंदर दोबारा से जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था जो कि कम हो रहा था ड्यूरिंग जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर से दोबारा से हम लिबरलाइजेशन और कैपिटलिस्ट निज़ाम की तरफ गए और तेजी से हमारा बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अगेन वो हम कुछ हद तक जो थे वो डिपेंडेंट थे ऑन दिस काइंड ऑफ इंजेक्शन of money by the United States, फिर financial assistance, and then again जाहिर है जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे तो अपना सिस्टम तो ना इवॉल्व करेंगे ना। और उसके अलावा फिर जो जनरल जियाउल हक, अगेन ही वाज अ जनरल, राइट, तो इन इसका जो रूल था वो कोई लेजिटिमेट तो नहीं था ना, तो उसको लेजिटिमाइज करने के लिए ही डिड मेनी थिंग्स व्हिच लेटर अगेन जो हमारे सिविलियन इंस्टीट्यूशंस थे उसको बहुत ज्यादा इन्होंने वीकन किया। और मैंने आपको पहले बताया कि इंस्टीट्यूशंस वो लिंक हैं जो मैक्रो और माइक्रो को आपस में कनेक्ट करते हैं। जब ये लिंक वीक होता है तो फिर उसके बाद जो आपकी ब्लैक इकोनॉमी है वो फ्लरिश करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है या मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल है, लेजिटिमेट कंट्रोल है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन वी सी के हमारी जो इकोनॉमी थी उसको फिर से लिबरलाइज किया गया, और वो फिर उसके बाद वीक होती चली गई। तो जो प्रॉब्लम थी जो कि इनिशिएट हुई थी 1970s के अंदर, कि जो हमारी मैनेजमेंट है या जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट तरीके जो हैं वो इस गवर्नमेंट में भी अडॉप्ट किए गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1980s के अंदर फिर 1990s, देन जनरल जियाउल हक ही वाज assassinated, एंड उसके बाद वापस जो है वो 1990s के अंदर फिर जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, she came back and her government came into the power, but this could not ये 1990s का वो टाइम है जबकि डेमोक्रेसी तो वापस आ गई, लेकिन देयर वाज नॉट मिलिट्री रूल, लेकिन
फिर क्या हुआ कि वो ऑन सम प्रिटेक्स्ट ऑन द अदर द गवर्नमेंट्स the democratic governments were not allowed to complete their 5 years in office, and they were overthrowing one another, right? So Nawaz Sharif and Benazir Bhutto, इनकी जो है वो आप समझ लें कि द गवर्नमेंट्स केप्ट ऑन चेंजिंग, ठीक है। अ, तो अलबत्ता ये कि जो ये फिर से ये वो वाला टाइम है 90s का, वो वाला टाइम है जबकि हम कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही अडॉप्ट कर रहे थे टू सम एक्सटेंट। हमने जो कैपिटलिस्ट लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसीज यूज हुई। अब ये वो टाइम है जब से हम हमारी डिपेंडेंस हो गई आईएमएफ के ऊपर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि जो वो डोनेशंस देता था यूनाइटेड स्टेट्स, वो तो जी हो गई खत्म। अब किसी ना किसी तरह तो इकोनॉमी को चलाना था हमारी फॉरेन असिस्टेंस के ऊपर, लेकिन अब जो पैसा हमारे पास आ रहा था वो गिफ्ट नहीं था, वो दैट वाज ऑल लोन। तो वो जो कर्जे का मसला है वो यहाँ से होना हमारे पास शुरू हो गया, तो और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज थी जिसकी वजह से कैपिटलिस्ट निज़ाम जो कि ज़्यादा, जिसमें एलोकेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए थी और एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए थी और इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो है वो पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं हो रहा था और हमारी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस पहले ही वीक हो चुकी हुई थी, तो वो ओवरऑल इतना ज्यादा एक खिचड़ी सी पक गई कि तब से ये प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक हैं और जो भी हमारी स्टेटेड पॉलिसीज हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। और 1990s में तो वैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश नहीं कर सकी। इसके बाद 1909 में फिर से जो है वी केम बैक अगेन टू द मुशर्रफ टाइम, एंड दैट मीन्स अगेन अ मिलिट्री डिक्टेटर। सो बट the reason was that इस टाइम पे ये कहा गया, and what General Pervez Musharraf also said is that he's going to bring about the economic recovery. अच्छा। और हुआ क्या कि साथ ही कुछ किस्मत भी ऐसी होती है कि साथ ही वो आपकी जो 9/11 की बॉम्बिंग्स हैं वो शुरू हो गई। वो तालिबान वाले इश्यूज जो थे, दे हैड स्टार्टेड दैट दैट होल प्रॉब्लम हैड स्टार्टेड, और वो 9/11 बॉम्बिंग्स हो गई और अगेन जो था वो द यूनाइटेड स्टेट्स वाज बैक इन 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 अफगानिस्तान, एंड सो पाकिस्तान जो है वो इट बिकेम अ पार्टी to the American, you see, let's say, sided with the Americans, right? That the Americans gave a very clear cut, you see, ultimatum to the Musharraf government at that time. You are either with us or against us. For all practical purposes, we were with them. At least that was our stated time. तो हम फिर से वहां पे चले गए और उसके बाद अगेन फिर वो आपके आईएमएफ आ गए, और आईएमएफ के सारे ट्रेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आके उन्होंने इकोनॉमी को दोबारा से फिस्कल डिसिप्लिन रिस्टोर करने की कुछ हद तक कोशिश की। ठीक है, कुछ हद तक कोशिश की फिस्कल डिसिप्लिन रिस्टोर करने की, एटलीस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट इयर्स ऑफ द परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट वी डिड सी दैट सम काइंड ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन वाज रिस्टोर्ड, क्योंकि सिचुएशन बिफोर दैट जो कि मेस क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग द ये सी ये वाला जो टाइम था 1990s का जो टाइम था, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मेस क्रिएटेड था, वो क्लियर अप तो करना था। फिर आईएमएफ वाज बैक, राइट, और उन्होंने उसको क्लियर अप करने की कोशिश की, लेकिन इंस्टीट्यूशंस हमारी वीक हो चुकी थी और वो एक जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत थी जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। मसलन सबसे बड़ी बात ये कि ही हैड एब्सोल्यूट पावर। अगर वो उस वक्त जो है वो कोई एनर्जी क्राइसिस को प्रीएम्प्ट करके एड्रेस करवा देते तो मे बी उसके बाद इतना बड़ा क्राइसिस ना आता, लेकिन वो आया। और एनर्जी क्राइसिस उस वक्त जो था वो लॉ एंड ऑर्डर और एनर्जी ये दोनों मिलके इतने बड़े क्राइसिस आए कि पाकिस्तान के अंदर काफी बड़े जो थे वो मसाइल जो थे वो
क्रिएट कर दिए गए और कोई भी सस्टेनेबल ग्रोथ का जो मॉडल है वो नहीं हमारे पास था एट दैट टाइम। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी फाइनली एनआरओ दे दिया, आपको पता है कि उन्होंने फिर तो 2008 के अंदर जो है वो से पाकिस्तान के अंदर जो एटलीस्ट जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, वो दे आर नॉट डायरेक्टली इन पावर। सो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज़ द टाइम व्हिच वाज़ द लास्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। सो 2008 से आज तक जो है वो 3 गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं और एक पीसफुल ट्रांजिशन हो चुका है। सो दैट्स गुड। इसको मैं लेटर ऑन भी डिस्कस करूँगी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये जो 3 गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, ये दे वर नॉट द मोस्ट कॉम्पिटेंट और मोस्ट एफिशिएंट गवर्नमेंट्स एट ऑल, सर्टेनली नॉट। क्योंकि पहले वो जो हमारी पीपीपी की गवर्नमेंट थी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की, उसमें भी करप्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा थे और अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहा जाता है। इसी तरह जो गवर्नमेंट 2013 में पीएमएलएन की उसके बाद आई मेजॉरिटी थी, यही समझा गया कि प्रोबेबली जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये दे आर वो एक बिज़नेस के खुद भी बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो they will be able to bring back investment in Pakistan. लेकिन again हमने ये देखा कि there was more of the the projects they were uh, more, let's say, those which were favoring the Punjab. ठीक है, so उसके अपने problems थे. They were more favoring the Punjab and they were more show off kind of projects rather than improving the well-being of the average Pakistani. ठीक है, उसका सो जो एलीट वाला प्रॉब्लम है, एलीट कैप्चर का प्रॉब्लम है, उसको इन्होंने एड्रेस नहीं किया। प्रेजेंट गवर्नमेंट तो कहती है कि क्रिएट ही ये पीएमएलएन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड एलीट कैप्चर। का मतलब ये है कि जो भी फायदा इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमें नजर आती है, लेकिन उसके फवायद जो है वो एवरेज पाकिस्तानी को नहीं हो रहे थे। अच्छा जी, सो एज अ रिजल्ट, और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो ग्रोथ थी दैट वाज अगेन एट अ वेरी हाई कॉस्ट। और हमारी वो हाई कॉस्ट क्या थी कि हमारी जो कर्जे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और हमारी कंजम्पशन, ये कंजम्पशन ओरिएंटेड किस्म की इन्होंने 2013 के बाद से कंजम्पशन ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी बना दी। फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि हमारा एग्रीकल्चर उस वक्त से सफर कर कर रहा था, इट वाज सफरिंग एट दैट टाइम आल्सो, राइट। और इसी तरह कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही थी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सपोर्ट्स गिर रही थी। सो आई मीन टू से के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और the PMLN government was not able to live up to its promises. That is true. ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, अच्छा जी, तो दैट इज ऑलराइट। ठीक है ना जी, इट वाज नॉट एबल टू लिव अप टू इट्स प्रॉमिस। अब 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो फिर वी डिड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको हम देखेंगे, इसका एक क्राइसिस था। अगेन हम आईएमएफ के पास वापस गए ना। यू मस्ट अंडरस्टैंड, मैं ये हरगिज नहीं कह रही कि हमारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएटेड हैं वो आईएमएफ की से क्रिएटेड है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें कर्जे की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे जो अखराजात हैं, हमारी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट्स उस हिसाब से उतनी नहीं है। हमारी जो हमारा लोकल इंस्टीट्यूशन है, लोकल प्रोडक्शन है, वो सफ़र कर रही है और वो फॉर मल्टीपल रीजंस। और वो वही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओवर द टाइम वो वीक होते चले जा रहे हैं और इसीलिए हमें ये नज़र आता है कि हमारे, देखो फॉर एग्जांपल जो हमारा और मैं ये आप लोग गौर से पढ़ना,
Pakistan's current economic difficulties are an outcome of government struggle to instill business confidence. ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस कॉन्फिडेंस का तो का मसला है ही है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म करना या टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करना, सर्कुलर डेट को पावर सेक्टर में रिफॉर्म करना, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। और इसीलिए हम ऑल्दो हमें एक्सपोर्ट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस में जो कि बार-बार बात की जाती है माफियाज़ की, वो प्रॉब्लम्स हैं और उनको एड्रेस करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। अब टू व्हाट एक्सटेंट दिस प्रेज़ेंट गवर्नमेंट विल बी एबल टू ओवरकम these challenges and turn around Pakistan's economy so that we can start growing again. Of course, बीच में COVID-19 के closures, no doubt, every country in the world has suffered because of this, and so has Pakistan. But other than that, not being able to instill the business confidence shows that the present government also has its serious limitations. And improving the institutional environment and strengthening of institutions is again an area in which the government is struggling at the moment. So we find that, or inflation again is a very big problem at this point in time, but we see some signs of recovery in certain areas. अब क्वेश्चन ये है कि इन द अब क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे पढ़ लो। और जब हम ठहर जाओ, अब हम देखो ना, इसको करते हुए हम असाइनमेंट नंबर 1 करेंगे, जिसके अंदर ये सारी जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कशन की, जो मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि मेरी ओपिनियन है ऑन द पाक इकोनॉमी, उसको आप पढ़ सकते हो गौर से। मैंने लिखा हुआ है, और अगर आप इसके अंदर जो है आप इसमें से पार्ट्स यूज़ करना चाहें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तो इन द फ्यूचर विल थिंग्स इम्प्रूव और विल दे डिटीरियोरेट, ये अब आप बताएंगे। राइट नाउ वी कांट बी श्योर कि बिकॉज दे आर improvements in some areas, whereas growth and inflation are two areas which are which may be creating a problem, क्योंकि economic growth, particularly agricultural growth जो है वो पाकिस्तान की उसमें we are still struggling. सो देयरफॉर अब फ्यूचर में क्या होगा, इसमें बेहतरी आएगी या इसमें चीज़ होगी, तो डिपेंड करता है। आपकी ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है जो कि अगेन आपकी इकोनॉमिक थिंकिंग को भी थोड़ा-सा चेंज करती है। बट आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन व्हेन यू राइट ओवर हियर। लेकिन इस सब के बाद आपका क्या ख़्याल है कि चीज़ें बेहतर होंगी या जाएँगी? अगर बेहतरी की तरफ हम जाएँ तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एबिलिटी है टू बाउंस बैक, टू मेक अ टर्न अराउंड, वो ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने ये बात क्लियरली लिखी है कि देखिए, इसमें नहीं कोई ओपिनियन हो सकती कि 1960s के बाद से हमारी अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल एक इकोनॉमिक डिक्लाइन है, ठीक है? और कई दफ़ा जो है वो हमें थोड़ी देर के लिए इम्प्रूवमेंट नज़र आती भी है, लेकिन अगेन फिर हमें वही नज़र आता है। और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हम जो हैं वो जब दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें, जैसे कोरिया है या इवन मलेशिया है, जो कि 1960s में जिनके लिए हम एक रोल मॉडल थे, अब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इस सब को देखते हुए हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक इकोनॉमिक डिक्लाइन है। तो क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इस इकोनॉमिक डिक्लाइन को रोक के और इसको ऑपोजिट टर्न के अंदर लेके जा सकती हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर इस सब को इम्प्रूव करने के लिए और इस डिक्लाइन को रोक के वापस से अपने आप अपनी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ जो हमारे एडवांटेजेस हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और इन रीजंस की वजह से मेरी नज़र में ये जो है ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। आपने इनको यूज़ करते हुए स्ट्रैटेजीज़ मुझे बतानी है। एक बात तो ये है कि
अब हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है। 65% लोग हमारे काम कर सकते हैं। तो इनकी जो एंगेजमेंट है और ख़ास तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एरिया है, उससे इस यंग पॉपुलेशन की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज़ किया जा सकता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी तरह जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको भी डॉक्यूमेंट किया जा सकता है और इस इनफॉर्मल सेक्टर को जो कहा जाता है कि आधा है तकरीबन। क्योंकि देखें अगेन वही बात है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने वीक हैं कि पीपल हैव फाउंड राउंड अबाउट वेज़ ऑफ यू नो ऑफ हैविंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच विल नॉट बी देन रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, डॉक्यूमेंटेड नहीं है इकोनॉमी, ठीक है? कैश इकोनॉमी है। अमीर तरीन लोगों की छोटी तरीन दुकानें हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि कैश है और वो टैक्स भी कोई नहीं देते। तो ये इस सब को जो है वो किस तरीके से चेंज किया जा सकता है कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ग्रोथ है इसको बढ़ाया जाए। सिर्फ़ उनको कैप्चर करके नहीं, सिर्फ़ उनके ऊपर टैक्सेस में लाद के नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसी क्रिएट करके कि वो खुद चाहें कि उनको इसमें फायदा नजर आए कि वो फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बने। सो एक ये भी तरीका है। फिर आपकी जो रिमिटेंसेस हैं फ्रॉम पाकिस्तानीज वर्किंग अब्रॉड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट कैन वी डू for our Pakistanis who are working abroad so that these remittances not only increase, but in fact, the highly trained Pakistanis will come back to Pakistan and find employment here. How can we do that? Because right now they are sending remittances and of course हमारी जो लेबर है वो मुल्क से बाहर है। क्या ही अच्छा हो कि हमारे मुल्क में इतने प्रोजेक्ट्स हों कि ये लेबर जो है ये मुल्क में वापस आके और जो है वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो यस, it is not just creating opportunities for our labor outside Pakistan, but creating the opportunities for this diaspora. इसको diaspora कहते हैं, those who are living, who are the Pakistanis but they are now living abroad. तो इनको किस तरीके से इनकी जो सारी एनर्जी है और इनके रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। ये हमारी बहुत बड़ी रिसोर्स है। इनको पॉजिटिवली एंगेज करके और टर्न अराउंड लिया जा सकता है। विमेन अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जो विमेन की, देखें बांग्लादेश की अगर आप देखें, अब मैंने 1970 में हमसे अलग हुआ था और अगर पिछले 5 साल की आप उनकी स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें तो बांग्लादेश में तेज़ी से ग्रोथ हुई है, पाकिस्तान से तकरीबन दुगनी, ठीक है? ज़ाहिर है उसका एक रीज़न ये भी था कि पाकिस्तान में वो वॉर और टेरर और वो एनर्जी क्राइसिस वग़ैरह, लेकिन बांग्लादेश में उस उन्होंने उसको ओवरकम किया कैसे? वहाँ की प्राइम मिनिस्टर खातून हैं और उन्होंने विमेन को एम्पावर करके अपना जो टेक्सटाइल का सेक्टर था उसको इतनी तेजी से उसके अंदर ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट लेके आई कि बांग्लादेश की तो ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत फर्क पड़ा है उनकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी। एंड हाउ दे हैव अचीव्ड इट, दे हैव गिवन द वर्क अपॉर्चुनिटीज टू विमेन। सो अगेन ये तो हमारा हिस्सा था ना, उससे भी सीखा जा सकता है। ये इस किस्म का एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सो पाकिस्तान के अंदर भी किया जा सकता है कि जो विमेन एम्पावरमेंट है अगर उसके लिए काम किया जाए एंड फॉलो दैट काइंड ऑफ द वे बांग्लादेश हैज डन इट। फिर जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, अब सारी इंस्टीट्यूशंस से मेरा ख्याल में आउट ऑफ ऑल द वेरियस इंस्टीट्यूशंस आई बिलीव दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इट हैज बीन परफॉर्मिंग क्वाइट वेल सो इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्रिशिएट किया गया है और अभी भी ऑटोनॉमी देने की कोशिश की जा रही है स्टेट बैंक को ज़्यादा। बट देन अगेन देखिए मोस्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस दे हैव डिटीरियोरेटेड और बिकम वर्स ओवर द टाइम, ठीक है? एफबीआर हो गई आपकी, ठीक हो गया ना?
आपकी एजुकेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, मैनी इन मोस्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, इन सब में जो है हमें डिटीरियोरेशन नजर आती है। आपकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या सिविलियन ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक बैकवर्ड जो है वो नजर आती है। लेकिन ओवरऑल अगर हमें किसी इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग नजर आती है ना, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। क्या इसकी फर्दर स्ट्रेंथनिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी? पर्सनली स्पीकिंग, आई थिंक कि अगर कुछ सेफगार्ड्स इफ दे आर पुट इनटू प्लेस, लाइक हाउ द स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक इज गोइंग टू बी चोजन, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो इनफैक्ट आप स्ट्रेटजीज जाके देखें। डॉक्टर हमारे जो डीन सोशल साइंसेज, उनका नाम है डॉक्टर सबूर, उनका रिसेंटली एक ब्लॉग है, इसके ऊपर आप जाके देखें कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी या स्टेट बैंक की इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है पाकिस्तान में। सो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है पाकिस्तान के लिए, प्रोवाइडेड सर्टेन मेजर्स आर टेकन एंड वी आर नॉट रियली सिंपली डूइंग एग्जैक्टली, यू सी, or taking the IMF bill. No, we have to take that suggestion and we have to then consider our local conditions as well. लेकिन ये एक हमारा area of strength है, in my opinion तो एक area of strength है, और many experts also agree with me. और फिर तीसरी चीज, आखिरी चीज ये देखें कि हमारी जो civilian एक legitimate, at least legitimate, for most people considered it like that, एक हमारी गवर्नमेंट मौजूद है। So since 2008, the military is no longer involved directly, at least in the uh, um, uh, in the government, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली वो गवर्नमेंट में नहीं है, लाइक it was during Musharraf time or during the time of Ziaul Haq या उससे पहले वाले वक्तों में आपने देखा कि military was literally running the show in Pakistan, but no longer since 2008 ऐसा नहीं है। इसलिए मिलिट्री हमारी माशाल्लाह प्रोफेशनल हुई है। और सही बात यह है कि मिलिट्री हैज़ ने हमें बहुत सारी विक्ट्रीज लेके दी हैं वॉर और टेरर के अंदर। टू लार्ज एक्सटेंट हमें इस किस्म की कामयाबी मिली है जो कि दुनिया भर में एक मॉडल है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, मैंने जिस तरीके से आपको पहले बताया था कि स्टेट बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, जो स्ट्रेंथन हुआ है। इसी तरह हमारे जो मिलिट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आई थिंक ओवर टाइम प्रोफेशनल हुए हैं, उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन आया है और वो स्ट्रेंथन हुए। सो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान। आई एम नॉट सेइंग दैट पाकिस्तान दैट द मिलिट्री शुड बी रनिंग द शुड बी इन चार्ज ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, उनका वो पर्पस नहीं होता। लेकिन वो खुद अपने आप को एटलीस्ट ओवर्टली ओपनली वो अपने आप को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको दूर ही रहना चाहिए। एट द सेम टाइम जो आपके इस वक्त मिलिट्री टॉप ब्रास है, ठीक है, आपके जो आर्मी चीफ हैं वो क्लियरली कहते हैं कि आजकल के जमाने में कोई भी मिलिट्री विक्ट्री नहीं हो सकती जब तक इकोनॉमिक रिकवरी साथ साथ ना हो। सो दे आर कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट। So this is an institution which is very, very disciplined and powerful, and it recognizes that economic recovery is very, very important. So I would not say that the military should be running the economic affairs, because they are not trained for that kind of thing. We've had three military times military rule in Pakistan. It did not serve Pakistan's interest very well. So therefore, the fact that the military understands that it needs to support the economy is very एक खुशाइंद बात है। It's a positive development. So this kind of political system needs to continue, right? It needs to continue. अच्छा, अब मिलिट्री फॉर एग्जांपल जिसका सबसे ज्यादा मिलिट्री का इस वक्त रोल है, वो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है सीपैक, जो कि अगेन एक जो मिलिट्री ओवरसाइट है, मिलिट्री की उसमें कंट्रीब्यूशन इतनी जरूर है कि
वो जो है वो उनको लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर रही है, उनको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, ताकि ये वाला सिस्टम अच्छा चले। तो उनका सीपेक के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट इज़ वेलकम। सेकेंडली, आपने देखा है कि मिलिट्री इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल इन फाइटिंग विद दिस कोरोना वायरस डिज़ीज़, ठीक है? उसमें इनिशियली एनसीओसी में उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये रोल उनको प्ले करना चाहिए, ये रोल उनको इन फ्यूचर आल्सो प्ले करना चाहिए। तो उनकी इस किस्म की एक यू सी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो उनकी हेल्प है, वो अगर ब्रॉडन हो भी गिवन सर्टेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, तो उसका कोई नुकसान नहीं है पाकिस्तान को। हमने देखा है उसका फायदा, particularly when we are talking about investment in CPEC। तो आप CPEC को भी एज अ स्ट्रैटेजी बता सकते हो, ठीक है? तो अब आपने इनका इसका अब आपने जवाब देना है यहाँ पे, ठीक है? अब ये इस असेसमेंट को देख के आप बताओ, आपने ये बताना है, सबसे पहले तो बताएं, इन माय ओपिनियन इकोनॉमिक सिचुएशन विल इंप्रूव इन पाकिस्तान, ठीक है? या इकोनॉमिक सिचुएशन विल डिटीरियोरेट इन पाकिस्तान। पहले तो आप ये बताएंगे और उसके बाद उसके रीजंस लिखेंगे। ये जो सारी चीजें मैंने ऊपर आपको लिखी है, इसको पढ़ने के बाद आप मुझे इसके रीजंस बताएंगे कि आप ये क्यों कह रहे हो कि चीजें इंप्रूव करेंगी या चीजें जो है वो डिटीरियोरेट करेंगी। सो गौर से इसको पढ़ो और उसके बाद आप 5 स्ट्रैटेजीज बताओ अगर आप चाहते हो। तो आपके ये तो हमारी एक मैंने 6 ये अपनी यहाँ पे आपको लिख के बताई हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। If you want, you can use these strengths, and from these then you have to make a strategy कि पाकिस्तान इन strengths को यूज करते हुए किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक टर्न अराउंड लेके आया जा सकता है, ठीक है? प्लीज डोंट कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम द नेट, कुछ तो खुद लिखने की कोशिश करें। उल्टा-पुल्टा लिखोगे बेटा, कम लिखोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल गिव मोर मार्क्स टू पीपल हू हैव ट्राइड टू राइट इट देमसेल्व्स, या जो कुछ मैंने आपको बताया है इसमें से लिख के आप मुझे बताएँ, बजाय ये कि आप छापे मार के मुझे दे दें। उसका फ़ायदा नहीं है। मैं फिर आपको पता ही है कि आई डोंट लाइक इट। फिर मार्क्स तो मैं ऐसे ही बच्चों को दूँगी जिन्होंने ये कुछ जो कुछ मैंने लिखा है, इसको पढ़ा है, इसको समझा है और खुद से अपना आर्गुमेंट डेवलप करने की कोशिश की है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसका जो है वो जवाब कब लिखना है। जो मिड टर्म का पेपर होगा, याद रखो कि मिड टर्म के पेपर के लिए ये भी मुमकिन है कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दूँ, लेकिन मिड टर्म के पेपर के लिए ये इंट्रोडक्शन के जो बेसिकली सारे टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको इनमें मिड टर्म में इसमें से कोई सवाल पूछ सकती हूँ। राइट? तो आप इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लें और ये वाला लेक्चर भी देख लें, और अब आपने क्या करना है, आपने मुझे असाइनमेंट नंबर 1 करके देनी है, राइट? तो ये असाइनमेंट नंबर 1 करने के लिए आज का लेक्चर आप So goodbye and good luck, and I am looking forward to your assignment.